13th topic is profit. It is the axis of total revenue over total expense. मतलब profit is equal to total revenue minus total expense of a business enterprise is called profit. देखिए जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो इसका मतलब है ओनर्स का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है. नेक्स्ट टॉपिक इज लॉस. लॉस का मतलब होता है जब हमारे रेवेन्यूज कम होते हैं और हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं. तो लॉस तभी हमारा होगा जब एक्सपेंस इज ग्रेटर देन इट्स रेवेन्यू. लेकिन लॉसेस को जरा सा हमको अकाउंटिंग में दो टर्म में समझना होगा. इट कन्वे द रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू. ये मैंने आपको समझाया. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए रेवेन्यूज 2 लाख के हैं और आपके एक्सपेंसेस पूरे साल भर के 2,40,000 के हैं तो यहां पर आपको 40,000 का लॉस हुआ. सेकेंड एक और चीज होती है, इफ द रिफर्स टू द सेम फैक्टर एक्टिविटी अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट. देखिए इसमें एक और चीज आती है जहां पर फर्म को कोई बेनिफिट नहीं होता है. जैसे चोरी हो जाने से नुकसान, आग लग जाने की वजह से आपको अगर कोई नुकसान हो रहा है, या कोई आपका एक्सीडेंट हो गया और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये भी एक तरीके का लॉस है. तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और एक्सीडेंटल लॉसेस, जो एसेट्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो भी हमारे लॉसेस होते हैं. अब आइए नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडिचर. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमें समझना होगा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है. एनी डिस्बर्समेंट ऑफ कैश or transfer of property in acquiring a liability for purpose of acquiring assets, goods or services is called expenditure. देखिए जब कभी भी हम कोई भी ओनरशिप या प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसके बदले उस एसेट्स को एक्वायर करने के या गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के बदले जो हमको पेमेंट करना होता है वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है. इट में दैट एनी टाइप ऑफ पेमेंट. ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे हमको इसका बेनिफिट मिले या न मिले. एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरीज में फिर डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नंबर 2 इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. देखिए ये कॉन्सेप्ट कैपिटल और रेवेन्यू को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आइए सबसे पहले समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर उन एक्सपेंडिचर्स को कहते हैं जब कभी भी हम कोई एसेट्स को परचेज करते हैं या उनकी फिक्स्ड एसेट्स जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है. जैसे मान लीजिए हमने एक फर्नीचर परचेज किया और उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे अपने बिजनेस में तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा. सेकेंड, मान लीजिए हमारे पास कोई कंप्यूटर है, ठीक है, और उसकी रैम अभी हमारे पास 1 GB की है और अगर हमने कोई नई रैम उसमें लगवा ली और उस रैम की वजह से हमारे जो कंप्यूटर है उसकी कैपेसिटी 5 GB की हो गई तो 5 GB की रैम हमारी जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स है उसकी वैल्यू या उसकी लाइफ को या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को जो इंक्रीज करता है वो सारी चीजें हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर आती हैं. क्लियर. अगर मान लीजिए कोई अमाउंट ऐसा है जो हम इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये सब चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ऐसे एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलेगा तो इसीलिए ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं. अब आइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका बेनिफिट आपको उसी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है यानी कि मिल जाता है तो वो चीज आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं. जैसे आप स्कूल के लिए फीस पे कर रहे हैं, ठीक है, आप कोचिंग की फीस पे कर रहे हैं, आप कुछ गुड्स परचेज करके लाए अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए जिसको आज आपने कंज्यूम कर लिया और खत्म कर दिया तो देखिए इसका बेनिफिट आपको वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. स्कूल जाते हैं 3 महीने की फीस आप पे कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं 1 महीने की फीस पे कर रहे हैं और आप गुड्स कोई परचेज करके लाए ब्रेड और आपने उसको आज में कंज्यूम कर लिया तो वो सारे एक्सपेंडिचर जिसका कंजम्पशन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम एग्जॉस्ट कर लेते हैं वो सारे के सारे रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर कहलाते हैं. और अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है. सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज क्योंकि ये हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को नहीं इंक्रीज करते हैं, ये केवल हमारी जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करते हैं. फॉर एग्जांपल
जैसे कोई वर्कर हमारे एक फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, उसको जो हम हर महीने सैलरी देते हैं वो केवल हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बनी रहे, इसके लिए हम उसको हर मंथली सैलरी पे करते हैं, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ऑन द अदर हैंड, अब सवाल आपके मन में ये भी आता होगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसकी जगह कहाँ है, वो कहाँ प्लेस होते हैं? तो सिंपल है, ये हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड की तरफ शो किए जाते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ये भी एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन हमेशा एक्सपेंडिचर को आप क्लासिफाई करिएगा कैपिटल और रेवेन्यू। आप अगर एक बार डिसाइड कर लोगे कि ये कैपिटल है और ये रेवेन्यू है, तो आप उसकी प्लेस भी समझ पाओगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग और पीएल के डेबिट में डालिए, और अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसे मैंने बताया प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर, तो ये एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट जाएंगे। चलिए, एक्सपेंडिचर की बात हो गई। अब जरा अगला टॉपिक समझ लेते हैं, रेवेन्यूज। रेवेन्यू इन एन अकाउंटिंग मीन्स इनकम ऑफ बिटवीन रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। देखिए, रेवेन्यू का मतलब होता है कि वो इनकम जो हमें किसी भी नेचर से आए। इट कंसिस्ट वो अमाउंट जो हम चाहें गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं अपने कस्टमर को, इसमें जैसे रेंट मिल रहा है, हमें कमीशन मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो रेवेन्यू डे टू डे अफेयर्स होते हैं बिजनेस के, जिससे हमें प्राप्त होते हैं, और ये एक तरीके का रेगुलर नेचर होता है। तो एज सच द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ बोरोइंग लोन इज नॉट रेवेन्यू नेचर। देखिए, अगर कोई भी ऐसा पैसा जैसे बिजनेस में आया जो कैपिटल बिजनेस ओनर ने लगाई, ठीक है, तो ऐसी चीज रेवेन्यू नहीं कहलाती है। क्लियर? रेवेन्यू हमारी वही नेचर होगा जो हमें डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमको प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने गुड सोल्ड किए और उससे पैसा जो हमारे पास आया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। लेकिन अगर मैंने किसी से कर्ज लिया है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो वो हमारे बिजनेस का रेवेन्यू नहीं। आप ये मत सोचिए कि पैसा तो आया है बिजनेस में, लेकिन ध्यान रखिए दो तरीके के पैसे आने चाहिए, एक रेगुलर बिजनेस के नेचर से और एक आप किस नेचर से। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, आपने कर्ज लिया है और पैसा आ रहा है, तो जरा सा क्लासिफाई करना होगा कि पैसा कैसा आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी रिकरिंग नेचर है, वो पैसा आ रहा है, तो वो आपके रेवेन्यूज कहलाएंगे, जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, तो ये हमारे रेवेन्यूज है। लेकिन अगर हमने किसी से कर्ज लिया है तो वो हमारे लिए रेवेन्यूज नहीं होंगे। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अच्छा, ये भी एक और चीज है, जो डेली बेसिस पर रेवेन्यू नेचर होता है, उसके प्लेस होता है ट्रेडिंग और पीएल के क्रेडिट साइड में। जैसे एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू नेचर के होते थे वो डेबिट में आते थे, तो रेवेन्यू नेचर की जो इनकम्स होती हैं वो हमारे क्रेडिट। अब ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, कैपिटल है, ये लंबे समय के लिए होती हैं, ये रिकरिंग इन नेचर नहीं होती, यानी कि ये रेगुलर बेसिस पर नहीं होती है। वंस इन अ टाइम हो गया, वंस इन 10 ईयर्स 5 ईयर्स, ये ऐसे पैसा आ रहा है हमारे पास, तो इसकी जगह लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट होती है। क्लियर? नेक्स्ट, इनकम। इनकम इज डिफर फ्रॉम रेवेन्यू। देखिए, इनकम और रेवेन्यू दोनों अलग है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स कॉल्ड रेवेन्यू। देखिए, अगर हम कोई गुड्स को बेच करके जो पैसा आ रहा है हमारे पास, वो रेवेन्यूज होते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉल्ड एक्सपेंसेस। और जो हमने जितने लागत के गुड्स बेचे हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस कहलाते हैं। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इनकम। तो फॉर्मूला देखिए, नीचे मैंने लिख रखा है, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यानी कि इनकम वो चीज है जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? इनकम। एग्जाम्पल दिया है, द गुड्स कॉस्टिंग 4 लाख। देखिए, गुड्स कितने रुपए के हैं? 4 लाख रुपए के हैं, और उनको 5 लाख रुपए में सोल्ड कर दिया गया, तो हमारे रेवेन्यूज कितने हुए? कितने के गुड्स सोल्ड किए हैं? 5 लाख के, तो ये हमारे रेवेन्यूज हो गए। एक्सपेंसेस कितने के? जितने की कॉस्ट है गुड्स की, तो 4 लाख के, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस रेवेन्यू 5 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, तो ये हमारी इनकम हो गई। लास्ट टॉपिक है आज का इसका, ड्रॉइंग्स। देखिए, कोई भी कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स जब कभी भी प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस से निकाल करके अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है, कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स, जैसे आपकी दुकान है, खुद की शॉप है, खुद का अपना बिजनेस है, और उस पर जो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं अगर वो आप घर के पर्पस के लिए यूज करते हैं तो वो भी ड्राइंग्स कहलाती। और उसी बिजनेस से अगर आप कैश निकाल करके अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो भी ड्राइंग्स कहलाती। और
एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ अ बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्राइंग्स। अगर कोई भी ऐसा प्राइवेट पेमेंट जो आप बिजनेस से निकाल करके अपने घर के खर्चे या किसी भी प्राइवेट यूज के लिए ला रहे हैं तो वो भी ड्राइंग्स है। चलिए इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपके घर के बिजली का बिल देना है, आपने अपने बिजनेस से पैसा निकाला और घर के बिजली का बिल दे दिया, ड्राइंग्स। आपके अपने लड़के की शादी है, ठीक है, आपने अब बिजनेस से पैसा निकाला और वो दे दिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स। देखिए बहुत बारीक अंतर समझिएगा। अगर आपने अपने किसी दोस्त की लड़की की शादी में 5,000 रुपए बिजनेस से निकाले और अपने व्यवहार में दे दिए तो ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स, क्योंकि वो आपका पर्सनल है। अब देखिए इसी चीज को मैं चेंज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नया साल आया और आपने कैलेंडर और डायरी छपवाई और अपने कस्टमर को दिया बिजनेस से वो चीज निकाल करके, तो वो ड्राइंग्स नहीं है। बड़ा बारीक अंतर है। जब हम अपने पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए कर रहे हैं तो वो ड्राइंग्स है, और जब हम अपने बिजनेस के पर्पस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं तो वो ड्राइंग्स नहीं कहलाता है। क्लियर? यहां पर ये चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जर्नल एंट्रीज। तो उससे पहले जर्नल एंट्रीज पास कैसे की जाती है, यहां से हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत हो जाती है। तो उस नेक्स्ट अपने हम लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और फिर उनसे जर्नल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर की जाती है।